लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात के आणंद में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। इस हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान चली गई। तारापुर हाईवे पर कार और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर की एक दुर्घटना, जिसमें मरने वाले सभी कार में ही सवार थे। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 बच्ची शामिल है। सभी लोग सूरत से भावनगर जा रहे थे और ये भीषण हादसा कार और ट्रक के बीच हुआ है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, क्या वजह बताई जा रही है हादसे की? इतना दर्दनाक हादसा, 10 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल नेहा, ये भीषण हादसा हुआ है गुजरात के आणंद के तारापुर के पास और इस सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। ये जो कार है, कार और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है और आज जल्दी सुबह ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मरने वाले में 2 महिलाएं, 7 पुरुष और 1 बच्ची शामिल है। सभी लोगों को, जो सभी मरने वाले लोग हैं, उन सभी की डेड बॉडीज को अब तारापुर अस्पताल में पीएम के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है कि गलती किसकी थी, क्योंकि आज जल्दी सुबह करीब 6 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है। कार और ट्रक के बीच में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुक करेंगे सियासी संग्राम का, लेकिन उस बीच आपको दिखा देते हैं तस्वीरें इस हादसे की, क्योंकि गुजरात के आणंद में ये बड़ा सड़क हादसा और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी लोग इस कार में सवार थे, दरअसल कोई भी नहीं बचा है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। आणंद में ये बड़ा सड़क हादसा, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में 2 महिलाएं और 1 बच्ची की जान भी गई है। आणंद में हाईवे पर हुआ है यह हादसा, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। सामने से आ रहा ट्रक जा टकराया। बंगाल से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम जारी है और कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी घमासान। बिहार में एलजेपी में चाचा भतीजा की जंग जारी है। चाचा पशुपति पारस के वार के बाद अब भतीजा चिराग ने प्रहार कर दिया है। दरअसल बंगाल की भी अगर बात करें तो वहां पर राज्यपाल की चिट्ठी पर जंग छिड़ गई है। चिट्ठी सार्वजनिक करने पर ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ बीजेपी में भड़के गुस्से को शांत करने के लिए अब दिल्ली से बीजेपी नेता अरुण सिंह वहां जा रहे हैं। 3 तस्वीरें उन राज्यों की जहां पर इस वक्त सियासी भूचाल है। बात बिहार की करें, बंगाल की या फिर कर्नाटक की, सब कुछ इन तीनों पार्टियों में ठीक ठाक नहीं है। बिहार की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर चाचा भतीजे की जंग अब सार्वजनिक हो गई है। चिराग पासवान से चाचा के बगावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज दोपहर 1 बजे चिराग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। असली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व। घर में उठी चिंगारी अब सड़कों पर धधक रही है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर पर कालिख पोते जा रहे हैं। पटना के एलजेपी दफ्तर में चिराग पासवान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जदयू के बहकावे में आकर करके और जदयू ने नीतीश कुमार ने जो काम किया ललन सिंह का साथ लेकर के, और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। बहुत दिल में हम लोगों को पीड़ा हुई है और जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय चिराग पासवान जी को, न कार्यकर्ता किसी देश में और न बिहार में माफ करने वाले हैं। रामविलास पासवान ने कभी सोचा न होगा कि उनकी बनाई पार्टी की ये गत होगी।
रामविलास पासवान सियासी रुख भांपने में माहिर माने जाते थे। उन्हें तो सियासत का मौसम वैज्ञानिक तक कहा गया, लेकिन उनके बेटे चिराग भांप नहीं पाए कि घर में तूफान आने वाला है। उनके चाचा ने पहले संसदीय दल के नेता का पद छीना और फिर चिराग को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। श्री चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, उनको मुक्त करके और मेरे नाम की अनुशंसा हुई और नोटिफिकेशन विधिवत परसों रात में ही हो गया। तो अब तो ये जो हास्यास्पद बात है कि इस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं, इसलिए वो हंसी मजाक वाली बात है, ये लड़कपन वाली बात है कि आपने 5 सांसद को पार्टी से निकाल दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हम लोगों ने बुलाई, कार्य समिति की बैठक बुला करके 12 बजे दिन में, और ये फैसला लिया गया कि चूंकि हमारे पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, जो हमारा पार्टी का संविधान है, संविधान की कॉपी मेरे पास में है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, जो कि चिराग पासवान जी के पास में 3 पद है। मैं परसों प्रेस मीडिया के साथियों को मैंने कहा कि मैं खुशी मन से ये काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत दुखी मन से मैं कर रहा हूँ। ये मजबूरी हमारी है कि मैं नेता का परिवर्तन करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र लिखा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी जीवित रहे बिहार में। पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा भतीजे में आर पार की जंग छिड़ गई है। चाचा के एक्शन के बाद अब भतीजा ने भी पलटवार कर दिया है। चिराग ने चाचा पशुपति पारस समेत उन सभी 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिन्होंने बगावत का रास्ता अख्तियार किया। आज दोपहर 1 बजे चिराग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चाचा भतीजा की जंग की स्क्रिप्ट तो उसी वक्त लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। मामला तब और उलझ गया जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। पशुपति पारस इस फैसले से आहत थे, तो वहीं जेडीयू घात में थी। नतीजा अब जाकर सामने आया है। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एलजेपी में आपसी घमासान है तो बिहार में इसको लेकर सियासी वार और पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एलजेपी को तोड़ के एक दलित पॉलिटिक्स को कमजोर करने की कोशिश की है। तो अब तो ये चिराग पासवान को फैसला लेना है। उनके पिताजी कांग्रेस के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, और जब रामविलास जी चुनाव हार गए थे तो राज्यसभा में उन्हें आरजेडी ने भेजा बिहार से। तो मैं समझता हूं जिन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उनके पार्टी को तोड़ा है, वो जेडीयू और बीजेपी है। तो यह सही वक्त है कि चिराग पासवान कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के साथ जुड़े और उन लोगों को उनकी राजनीतिक औकात पे लाएं जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी किया। नौजवानों के और बिहार के लोगों का आवाम की मांग है कि जो हालात हुए हैं लोजपा में, और जिस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में, लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं और चिराग पासवान नौजवान हैं। दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें। लोक जनशक्ति पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य नेताओं के बीच में अनबन है। श्री रामविलास पासवान गरीबों, वंचितों, दलित समुदायों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद इस पद पर पहुंचे थे। ये प्रतिष्ठा उन्होंने पाई है। उनका स्थान एलजेपी में अब कोई नहीं ले सकता। अप्रिय स्थितियां हैं, और इससे भी अप्रिय स्थिति हमने देखा बिहार चुनाव में, जब एलजेपी बिल्कुल अलग चली गई थी। उसका दुख हम सभी को बहुत हुआ। पीछे बिहार में जो चुनाव हुआ है, जैसे एलजेपी ने अपना अलग स्टैंड लिया, तो उससे निश्चित रूप से एनडीए को, बीजेपी को धक्का लगा। अगर यही बात उनकी पार्टी में भी कुछ लोग आज महसूस कर रहे हैं, जैसा मैं बयानों से देख रहा हूं, तो ये चिंतन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो भी हो रहा है उनका अंदरूनी मामला है और उनको ठीक करना चाहिए।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, ये जो चाचा भतीजा का विवाद है, ये एक दिन का नहीं है, ये काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसकी एक एक डिटेल कल चिराग पासवान ने सार्वजनिक कर दी है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहने वाले हैं, क्योंकि अब कहने सुनने को तो ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये जो अब पार्टी में चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी में, वो वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कल हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान ने पारस गुट के जो 5 सांसद थे उनको निलंबित किया। तो इन 5 सांसदों ने, जिनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, इन्होंने चिराग पासवान को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। तो यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है और अब चाचा पशुपति पारस की कोशिश है पूरी तरीके से पार्टी पर कब्जा जमाने की, और इसकी कवायद कल शुरू हो चुकी है। और कल मैं आपको बताऊं, पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक में नए अध्यक्ष के लिए जो है वो नामांकन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है नामांकन किया जाएगा। उसके बाद जो है, अगर एक ही पशुपति पारस ही सिर्फ अगर नामांकन करते हैं तो फिर शाम तक घोषणा भी कर दी जाएगी कि लोक जनशक्ति पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। तो यहाँ पर चाचा की पूरी कोशिश ये है कि पहले तो चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया है और अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके पूरी तरीके से रामविलास पासवान ने जो पार्टी बनाई थी उस पर कब्जा जमाया जा सके। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच सियासी घमासान थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। चिट्ठी लिखने के बाद राज्यपाल दिल्ली आ गए, लेकिन चिट्ठी पर बंगाल में भूचाल है। ममता बनर्जी सबसे पहले चिट्ठी सार्वजनिक करने को लेकर नाराज हैं। 4 दिन से दिल्ली रवानगी से कुछ घंटे पहले लिखी गई चिट्ठी में राज्यपाल ने ये कहा कि चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, राजनीतिक विरोधियों की पीड़ाओं पर आपकी लगातार चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर मैं विवश हूं। धनखड़ ने चिट्ठी की कॉपी ट्विटर पर भी सार्वजनिक कर दी। देखिए, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार खुद हिंसा में और प्रोत्साहन दे रही है और इसीलिए हम मजबूरन कोर्ट तक गए थे। 2 मर्डर जो हुआ था अपने कार्यकर्ताओं, उसको लेकर हम पहली बार कोर्ट गए थे। चुनाव रिजल्ट घोषणा होने के बाद लगभग अभी तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सुनवाई भी हुई है। हमें लगता है कि कोर्ट बहुत सीरियस है इस मामले में और सुनवाई होगी, जरूर उसका न्याय भी हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ हाईकोर्ट में भी हम लोग जो गए थे कि हजारों लोग घर से बाहर हैं, उनको घर पहुंचाया जाए। तो यहाँ की भी महामान्य हाईकोर्ट ने भी सरकार को बताया कि उनको घर पहुंचाए, उसका कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन घर पहुंचना और रहने का वातावरण अभी भी नहीं है वहाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, इसीलिए लोग डर रहे हैं और जाने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर ममता सरकार से खफा है, लेकिन उधर बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब दल बदल कानून को लेकर गवर्नर से मिलने गए तो बीजेपी के 25 विधायक इस मीटिंग में नदारद थे। इसके बाद अब टीएमसी में लौट गए मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी में गए कई नेता वापसी के लिए उनसे संपर्क में है। उधर बीजेपी विधायकों के जाने को रोकने की कोशिश में है। इसी को लेकर शुभेंदु गवर्नर से मिले थे और दल बदल कानून लागू करने की मांग की थी। নির্বাচনে যে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল সরকার গঠন করেছে, এই তৃণমূল সরকারের 1 মাসও এখনো হয়নি। এর একটা বড় অংশ 365-56 ধারা চালু করার যে প্রক্রিয়া নিয়ে চিৎকার করছে, সেটা আমার ব্যক্তিগত মতে মনে হচ্ছে যেটা সঠিক কাজ হচ্ছে না। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল বলে দল হেরেছে, আর এদের সাংগঠনিক দল মজবুত ছিল বলে এরা জিতেছে। और इस पूरे विवाद पर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने कहा कि अंकल जी ने कहा कि वो 15 जून को दिल्ली जा रहे हैं, हमारे लिए एक फेवर करिए, पश्चिम बंगाल गवर्नर साहब कृपया वापस ना आए। और अब रुक करेंगे कर्नाटक का, जहां पर बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है। सीएम के खिलाफ विधायक आवाज उठा रहे हैं। नाराज गुट की बात सुनने के लिए प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। येदियुरप्पा ने खुद कहा कि अरुण सिंह 2 से 3 दिन कर्नाटक में रहेंगे।
सिंह ने अपने दौरे में मंत्रियों, विधायकों और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करने की संभावना जताई। हालांकि येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि नेतृत्व को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। कुछ दिन पहले अरुण सिंह ने कहा था कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अब वो नाराज विधायकों की बात सुनेंगे। और एक अच्छी खबर ये कि आज से आप ताज का दीदार कर सकेंगे। सोलह अप्रैल से ही बंद पड़े ताजमहल को पूरे 2 महीने के बाद आज खोल दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में 15 जून तक ताजमहल बंद रखने के आदेश दिए गए थे। आज ताजमहल खुलने के बाद सुबह से ही पर्यटक ताज का दीदार करने पहुंच रहे हैं। सिर्फ 650 लोगों की एक दिन में एंट्री संभव हो सकेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद सारा कुछ बंद था, आज खुला है तो सोचे फर्स्ट डे ही घूम लें, थोड़ा अच्छा दीदार कर लें ताजमहल का। अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि कोरोना काल भी है तो सरकार बंद कर दी, कोई बात नहीं है, लेकिन अब टूरिज्म तो बढ़ना चाहिए। टूरिज्म के साथ हम लोग यहीं पर रहते हैं, आगरा में ही जॉब है, तो पहले दिन घूमने आए हैं। जो मतलब ये है अजूबा, तो इसको देख के बहुत खुशी हुई कि अपने यूपी के अंदर भी एक नई चीज दिखने को मिली। अभिषेक आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ ताजमहल के बाहर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, तमाम प्रोटोकॉल्स के बीच आज ताज को खोल दिया गया है, पर्यटकों को दीदार के लिए अब मौका मिल सकेगा, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा नुकसान भी, क्योंकि एंट्री के लिए जो फीस चार्ज की जाती है वो पिछले काफी दिनों से बंद थी। ऐसे में वहां पर क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? जी देखिए नेहा, ये एंट्री गेट है जहां से अब एंट्री शुरू हो चुकी है। कुछ पर्यटक आने शुरू हो चुके हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद अंदर शूज सैनिटाइजर और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके और मास्क पहन करके ही जा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग होगी टिकट की, टिकट काउंटर्स बंद हैं, मोबाइल के ही माध्यम से टिकट्स बुक हो सकते हैं और उसके बाद ही अंदर जाया जा सकता है। एक बार में 650 से ज्यादा लोग ताजमहल के प्रेमिसेस के अंदर नहीं रह सकते हैं, साफ तौर पर कहा गया है यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सबसे बड़ी राहत की बात यहां के उन लोगों की है जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी ताज पर टिकी हुई है। यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए साहब, 2 महीने कैसे बीते आपके? सर 2 महीने हमारे बहुत बेकार बीते। पिछले लॉकडाउन हमने किस तरह से काटा ये हमें पता है, लेकिन 2 महीने अब काटना बहुत टेढ़ी खीर पड़ गया था। लेकिन अब क्या करें, जब से आज से ताजमहल खुला है, वो अपने हमारे चेहरे पे थोड़ी रौनक लौट के आई है। जैसे कि बस अब इंतजार कर रहे हैं हम कस्टमरों का। सुबह से क्या हालत रहे, कितने टूरिस्ट आए हैं सुबह से? सुबह से तकरीबन ऐसे होंगे 80 या 90 के समथिंग आए हुए हैं सारे। उम्मीद है कि और टूरिस्ट आएंगे? अब जब खुला है, ओपनिंग हुई है, तो टूरिस्ट तो लाजमी है आएंगे अभी तो, और बढ़ेगा अब थोड़ा धीरे धीरे जैसे होगा माहौल अच्छा होता जाएगा तो टूरिस्ट बढ़ेगा। तो जी नेहा, साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इलाके को तैयार कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए। और जो नया प्रोटोकॉल है, जो न्यू नॉर्मल है, उसके अनुसार मास्क लगा करके टेम्परेचर चेक कराने के बाद अंदर जाना है और उसके बाद ही ताज का दीदार लोग कर पाएंगे। ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हो रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने क्या जमीन खरीद में घपला किया? सियासत के गलियारों में सवाल सुर्खियों में बना हुआ है। हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की। हमारी टीम उन लोगों से मिली जिन्होंने जमीन को खरीदा था और उसके बाद जमीन ट्रस्ट को बेच दी थी। तो आप भी देखिए अयोध्या की उस जमीन की कहानी बेचने वालों की जुबानी। इधर उधर की बात छोड़ के इन चंदा चोरों को जेल में भेजना चाहिए। हमने ट्रस्टियों को कहा है कि माफी पे मत छोड़ना, इसको इसकी परिणति तक पहुंचाना। विवाद से तो भगवान राम के जन्मभूमि को बहुत लंबे समय से 500 वर्षों तक ऐसे विवाद पैदा करने वाले लोगों से जूझना पड़ा है।
अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की अभी नींव भी ठीक से भर नहीं पाई है। निर्माण अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, लेकिन इसी बीच जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों ने तहलका मचा दिया है। आरोप सीधे राम मंदिर निर्माण का जिम्मा संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने अपना पेट काट के, महिलाओं ने गहना बेच के, कर्मचारियों ने, आम आदमी ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया और उस चंदे में लूट करने वाले चंदा चोरों को जेल होना चाहिए। इनकी फालतू की बेफजूल की बातों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की खरीदी गई जिस जमीन पर विवाद हुआ है, पहले वो जमीन देख लीजिए। इस जमीन पर अभी अमरूद का बाग लगा हुआ है। ये जमीन 12,080 वर्ग मीटर यानी 1.208 हेक्टेयर है। जमीन प्रस्तावित राम मंदिर से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए कीमत वाली जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। इस विवाद की हकीकत जानने के लिए आज तक ने पूरे मामले की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें इस जमीन के 4 मालिक सामने आए। जमीन के पहले मालिक जावेद आलम हैं, जिन्होंने 2009 में जमीन बेचने की सोची। 2011 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए में सौदा किया। 6 महीने बाद सर्कल रेट बढ़ाने से जमीन 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक को बेच दी। कुसुम पाठक ने उस जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमत पर बेच दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से ये जमीन खरीदी। ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी। हमने 2011 में कुसुम पाठक एग्रीमेंट किया, हरीश पाठक कुसुम पाठक एग्रीमेंट मैंने किया था, और उसके बाद रजिस्ट्री 2017 में हुई और 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। और कुसुम पाठक हरीश पाठक ने उसको सुल्तान अंसारी को दिया कि सुल्तान अंसारी ने ट्रस्ट को, राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने दिया। ये जो बवाल चल रहा है, जो आज की जो कीमत है अयोध्या में जमीन आसमान छू रही है। नहीं, मैं सवाल आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि आपने जमीन कुसुम पाठक को कितने में बेची? कुसुम पाठक को मैंने 2 करोड़ में दिया। कौन सा साल था? 2017 जी। एग्रीमेंट में यही लिखा था? नहीं, एग्रीमेंट में कम था। कितना था? 1 करोड़ था। कब, कौन सा साल? 2011। और ये हैं प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी, जिनका नाम इस जमीन खरीद में उछला है। ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी से ही जमीन खरीदी है। सुल्तान अंसारी ने ये कहा कि वो बहुत पहले से इस जमीन को लेकर ट्रस्ट के साथ संपर्क में थे और इस जमीन में पहले से जितने मामले या जितने अग्रीमेंट चल रहे थे उन सबों को क्लियर कराकर इसे बेचा गया है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं है, ये प्रोसेस कई महीनों का है जब इस जमीन को बेचा गया है। सुल्तान अंसारी का कहना है कि कुछ ही सालों में अयोध्या में जमीन की कीमत आसमान छूने लगी है। उनका दावा है कि ट्रस्ट ने तो सस्ते में जमीन खरीदी है। जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये जमीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। इसमें किससे बात हुई थी? हमारे में चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है जी। तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों? बातचीत ये हुई कि हमको आपकी जमीन लेना है, तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। अच्छा, जमीन के जो फिर आपने रजिस्ट्री करवाई अपनी 18 करोड़ वाली, तो इसमें कुछ ये नहीं उन लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई इसके रेट तो कम है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपया पर बिस्वा है। लगभग अगर इस जमीन की एक वैल्यू निकाली जाए लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। जावेद आलम और सुल्तान अंसारी का दावा है कि जिस जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है उसकी वर्तमान कीमत तो 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इनका ये मानना है कि जमीन जो ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी है वो दाम कम है,
यानी कि क्योंकि अयोध्या में जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई उसके बाद जमीन के प्राइस बहुत हाई हुए हैं, उसको देखते हुए इन दोनों का ये मानना है कि जो अभी करंट प्राइस उस जमीन का है वो 20 करोड़ के ऊपर है, जबकि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में ली है। ठीक है, ऐसा ही चंपत राय जनरल सेक्रेटरी तीर्थ क्षेत्र के जो है उन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की, वो भी उन्होंने वही यही चीज बताई है। अब ट्रस्ट भी सफाई दे रहा है कि इस जमीन खरीद में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। जमीन बेचने वाले कह रहे हैं कि यह सौदा पूरी तरह सही है, लेकिन इस मामले पर सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। समर्थ श्रीवास्तव और बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। भारत में अब तक की सबसे जानलेवा दूसरी लहर की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। WHO ने इस वेरिएंट को सबसे खतरनाक 4 वेरिएंट की श्रेणी में रखा है, लेकिन अब इसका एक और नया वेरिएंट डेल्टा प्लस सामने आ गया है। वैज्ञानिक वायरस के नए वेरिएंट को ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बता रहे हैं। हमारा सामना एक ऐसे वायरस से है जो न सिर्फ रूप बदलता है बल्कि लगातार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के डेल्टा वेरिएंट का नया अवतार डेल्टा प्लस सामने आ गया है और ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर डेल्टा प्लस शरीर में पहुंच गया तो तमाम दवाओं को बेअसर कर देता है। कोरोना मरीजों पर जबरदस्त असर रखने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर नहीं दिखाती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 2 दवाओं का मिक्सचर है। ये दवा कोरोना वायरस पर काफी असरदार मानी जा रही है। इस दवा की ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन विश्व विख्यात दवा भी डेल्टा प्लस वायरस के सामने टिक नहीं पाएगी। पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। अच्छी खबर यह है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड टीकों की 2 खुराक डेल्टा वेरिएंट पर कारगर हो सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइजर की 2 खुराक लेने से संक्रमण होने के बावजूद अस्पताल जाने की आशंका 96% तक कम हो जाती है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने पर अस्पताल जाने की आशंका 92% तक कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वैक्सीन। आगे डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर से जुड़े और गहरे रिसर्च भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम डेल्टा वेरिएंट पर 2 वैक्सीन के कारगर होने की बात तो सामने आ ही गई है। 7 जून तक दुनिया भर में डेल्टा प्लस संक्रमण के 63 मामले सामने आए थे। कनाडा, जर्मनी और रूस में 1-1, नेपाल में 2, स्विट्जरलैंड में 4, भारत में 6, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 12, जापान में 13, अमेरिका में 14 और यूके में 36 केस सामने आए हैं। हालांकि महामारी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन 6 मरीजों में ही मिला है। यह जो डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है वो बहुत ही छोटी संख्या में सैंपल्स में पाया गया है, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इम्प्रूव करना है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट वैज्ञानिकों के फोकस में रहेगा। जब तक इसकी काट ना निकाल ली जाए तब तक 3 ही उपाय हैं: मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।